वीर सावरकर एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनका नाम सुनते ही दो पॉलिटिकल थॉट्स दिमाग में आते हैं। एक साइड जो उनके विचारधारा को पूर्ण रूप से सहयोग करती है और दूसरी साइड जो पूर्ण रूप से उनकी विचारधारा के खिलाफ है। खैर, यह सब तो राजनीति की बात है, लेकिन पिछले कुछ समय से वीर सावरकर का नाम, उनका पॉलिटिकल थॉट और हमारे देश में उनका कंट्रीब्यूशन न्यूज में काफी ज्यादा रहा है। और यूपीएससी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से सावरकर का क्या महत्वपूर्ण रोल रहा है, उनकी क्या थॉट प्रोसेस है, आइडियोलॉजी क्या थी और उन्होंने क्या क्या किया देश के लिए, सारी बातें इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रेजेंटेड बाय मी मधुर गुप्ता। सवाल उठता है कि रिसेंटली ये जो वीर सावरकर का पूरा मसला है ये न्यूज में क्यों है। कर्नाटका में जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने विधानसभा के हॉल में वीर सावरकर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बी.आर. अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरे नेताओं की फोटोज को वहां पे इंस्टॉल किया, वहां पे उनकी फोटोज लगाई गई। ऐसे में ऑपोजिशन का यह मानना है कि आपने जो फोटोज लगाई हैं ये ऑपोजिशन से डिस्कस करे बिना लगाई हैं और अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को आगे बढ़ावा देने के लिए लगाई गई हैं। ऑपोजिशन का यह मानना है कि वीर सावरकर का जो फोटो लगाया गया है उसमें जो विपक्ष के नेता हैं उनका कोई भी सहयोग नहीं था, उनसे कोई भी डिस्कशन यहां पे नहीं किया गया और ऐसे में जो वीर सावरकर का फोटो है वो हटवा देना चाहिए। और साथ में नेहरू का फोटो क्यों नहीं लगाया गया, इस बात पे कर्नाटका के विधानसभा में बवाल मचा। यहां से हमारे को अपने लोकतंत्र के बारे में दो मेजर बातें समझ आती हैं। पहली बात कि देखिए, ऑपोजिशन ने सरकार के ऊपर यह इल्जाम लगाया है कि सरकार ने जो ये काम करा है वो यूनिलेटरल एक्शन है, मतलब कि सरकार ने ऑपोजिशन से डिस्कस नहीं करा। और जबकि अगर आप यहां पे कोई भी फोटो वगैरह इंस्टॉल करना चाहते हो तो आपको पूरे के पूरे सदन को, पूरे के पूरे हाउस को कॉन्फिडेंस में लेना था। यही लोकतंत्र होता है कि जहां पे आप सबकी बात सुन रहे हो, सबकी आवाज सुन रहे हो और उसके बाद कोई निर्णय ले रहे हो। लेकिन विपक्ष ने इल्जाम लगाया है सरकार के ऊपर कि आपने बिना हमसे डिस्कस करे यह कदम उठाया। पहली बात कि डेमोक्रेसी में जो आवाजें हैं वो सुनी जानी चाहिए और उन्होंने सवाल उठाया कि सावरकर ने कर्नाटका के लिए ऐसा क्या किया जो आपने कर्नाटका के विधानसभा के हॉल में सावरकर की फोटो लगाई है, ऐसा उन्होंने सवाल पूछा। ऑल्सो आपको पता है कि हमारे यहां पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होता है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पार्लियामेंट्री कमिटीज का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऐसे में सदन को स्मूथली चलाने के लिए, चाहे वो पार्लियामेंट लेवल हो या विधानसभा विधान परिषद का लेवल हो, पार्लियामेंट्री कमेटी होती है जिसका नाम होता है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। सेंटर और स्टेट दोनों ही लेवल पे एक कमेटी होती है जिसका नाम होता है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। इस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का काम होता है कि किस तरीके से सारा का सारा काम होना चाहिए, कौन सा मोशन, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा बिल, कौन सी फोटो, कौन सा बुक वगैरह, ये सब पार्लियामेंट में और विधानसभा विधान परिषद में आएगा। ये सब जो है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी डिस्कस करती है। यहां पे विपक्ष ने ये आरोप लगाया कि सरकार ने, कर्नाटका की स्टेट गवर्नमेंट ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से भी कोई डिस्कशन नहीं करा कि क्या हम सावरकर का फोटो लगा सकते हैं या नहीं। कहने का मतलब है, उन्होंने बोला कि लोकतंत्र को यहां पे कमजोर किया जा रहा है। सरकार अपनी शक्ति प्रदर्शन करके लोकतंत्र को कमजोर कर रही है और अपनी आइडियोलॉजी को, पॉलिटिकल थॉट को आगे पुश करने की कोशिश कर रही है। मैं आपको बता दूं कि कर्नाटका में आज की तारीख में बीजेपी की जो सरकार है वो पावर में है और कांग्रेस और बाकी पार्टियां जो हैं वो विपक्ष में हैं। तो ऐसे में कांग्रेस ने ये आरोप लगाया कि बीजेपी जो है, क्योंकि वो सावरकर की आइडियोलॉजी से मेलजोल खाती है, तो उन्होंने सावरकर की आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए उनका फोटो वहां विधानसभा में लगाया गया। खैर, ये सब तो राजनीति है। हमारे को यहाँ पे सबसे पहले जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के एस्पेक्ट हैं वो समझने थे कि जब भी कोई ऐसा मेजर डिसीजन लिया जाता है तो वहां पे ऑपोजिशन पार्टीज को कंसिडर करना चाहिए, अदरवाइज यहां पे डेमोक्रेसी की एसेंस जो है वो थोड़ी सी कमजोर होती है। एक बात। दूसरी बात, जो आप चर्चा, विचार विमर्श की बात करते हो उसके लिए हमारे यहाँ कमिटीज बनाई गई हैं, उनका भी सदुपयोग किया जाना चाहिए, चाहे वो बिल्स का डिस्कशन हो या किसी की फोटो इंस्टॉल करने का डिसीजन हो। अब समझते हैं कि वीर सावरकर जिनकी बात हो रही है उनकी एग्जैक्टली आइडियोलॉजी क्या थी, उनका एग्जैक्टली रोल क्या था और उन्होंने एग्जैक्टली किस तरीके से जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस है और उसके बाद की राजनीति में उन्होंने एक रोल प्ले करा। सबसे पहले वीर सावरकर ने जब फ्रीडम स्ट्रगल में एंट्री करी तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था मित्र मेला। ये जो मित्र मेला नाम की ऑर्गेनाइजेशन थी ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थी और ये काफी ज्यादा प्रेरित थे बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल से।
इन्होंने मित्र मेला करके ऑर्गेनाइजेशन बनाई और इस ऑर्गेनाइजेशन ने काफी सारी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कंडक्ट करी। उसके बाद इन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 के ऊपर एक किताब लिखी जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस। इन्होंने इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला कि हमारे को अंग्रेजों से आजादी चाहिए, और रिवोल्ट ऑफ 1857 को पूरे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने ये किताब लिखी। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों फैक्ट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद जब उन्हें अंडमान की कालापानी जेल में डाल दिया गया था, उस समय पे जब वो जेल में थे, उन्होंने एक पैम्फलेट निकाला हिंदुत्व के नाम से कि एग्जैक्टली हिंदुत्व होता क्या है और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी क्या है। अगले स्लाइड में डिस्कस करूंगा कि एग्जैक्टली हिंदुत्व की आइडियोलॉजी क्या होती है, लेकिन काला पानी के जेल से उन्होंने एक पैम्फलेट निकाला हिंदुत्व का कि एग्जैक्टली हिंदुत्व की आइडियोलॉजी क्या है, और इसे इनके सपोर्टर्स ने काफी ज्यादा फेमस करा। ऑल्सो इनका यह मानना था कि जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदूज पे ही नहीं लगती, बल्कि सिख, बुद्धिस्ट और जैन धर्म के जो लोग हैं वो भी हिंदुइज्म का ही पार्ट है। मतलब कि ओवरऑल अगर हम हिंदुइज्म की बात करते हैं तो उसमें हिंदूज, जैन, सिख और बुद्धिस्ट ये रिलीजन्स भी कवर होते हैं। इस आइडियोलॉजी के बारे में ज्यादा बात अभी करेंगे आने वाले स्लाइड्स में। सवाल उठता है कि सावरकर जो हैं क्या वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्ट थे? जवाब है ना। सावरकर और महात्मा गांधी, सावरकर और जवाहरलाल नेहरू का जो आइडियोलॉजी था, जो उनकी विचारधारा थी, वो काफी अपोजिंग थी, वो काफी अलग थी, वो अलग अलग स्पेक्ट्रम्स में चलते थे। तभी आप देखिए कि आज भी जब भी सावरकर का नाम आता है तो एक दल ऐसा होता है जो सावरकर के खिलाफ होता है और एक दल ऐसा होता है जो सावरकर के फेवर में होता है। क्यों? क्योंकि ये ऐतिहासिक तौर पे ही ये विचारधारा को लेकर जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो चलता आ रहा है। कुछ लोग जो गांधी और नेहरू को फॉलो करते हैं वो सावरकर की आइडियोलॉजी से ज्यादा तालमेल नहीं खाते। ऐसे में जब विभाजन की बात आई, पार्टीशन की बात आई, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने विभाजन माउंटबेटन प्लान जो था उसको एक्सेप्ट कर लिया था। वेयरएज सावरकर का स्ट्रिक्टली यह मानना था कि पार्टीशन होना ही नहीं चाहिए, पाकिस्तान और इंडिया जो है वो बनने ही नहीं चाहिए, मतलब कि सब कुछ जो है वो इंडिया ही है और वहीं पे सब साथ में रहेंगे, जो पार्टीशन है उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि बांग्लादेश भी जो है वो भी हिंदुस्तान का ही हिस्सा रहेगा, तो मतलब कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो है वो साथ में कोएग्जिस्ट करेंगे, उनको अलग से एक देश बनाने की जरूरत नहीं है। तो पार्टीशन को लेके गांधी सावरकर, नेहरू सावरकर के बीच में काफी मतभेद थे। ऑल्सो जो सिमिलैरिटी थी वो कुछ इस प्रकार से थी कि गांधी, नेहरू और सावरकर तीनों ही कास्ट के खिलाफ थे, अनटचेबिलिटी के खिलाफ थे। देखिए जितने भी बड़े नेता रहे हैं, जितने भी बड़े पॉलिटिकल थिंकर्स रहे हैं, उनमें अगर हमारे को कुछ डिसिमिलैरिटीज, असमानताएं देखने को मिलती हैं तो कुछ समानताएं भी देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल 2017 में यूपीएससी ने अपने मुख्य परीक्षा में पूछा कि महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की जो मेथड्स थे वो काफी अलग थे, लेकिन दोनों ही हरिजन्स के लिए और डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए काम करना चाहते थे। बिल्कुल सही बात है कि उनके काम करने के तरीके में बहुत फर्क था, लेकिन दोनों का एंड गोल एक ही था। वैसे ही अगर हम यहाँ पे गांधी सावरकर और नेहरू सावरकर की बात करते हैं तो इवन दो उनकी विचारधारा थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं अलग हो सकती है, बट हमारे को सिमिलैरिटीज भी देखने को मिलती हैं कि दोनों ही अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम के खिलाफ काम करते थे और दोनों ही अनटचेबिलिटी जैसे सोशल इविल को खत्म करना चाहते थे। तो यहां पे आपको दिख रहा है कि बिल्कुल जैसा आज की तारीख में पोर्ट्रे कर दिया जाता है कि गांधी वर्सेस सावरकर, नेहरू वर्सेस सावरकर, अगर हम ध्यान से इसे समझने की कोशिश करें तो ऐसा सीन था नहीं। बहुत सी ऐसी जगहें थी जहां पे गांधी सावरकर और नेहरू सावरकर सिमिलर आइडियोलॉजी रखते थे। ये हो गई एक बात, ठीक है। सवाल उठता है कि कांग्रेस और सावरकर में सबसे मेजर जो डिफरेंस था वो कहां आता था। यह पूरा डिफरेंस एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। दो कीवर्ड यूज होते हैं पॉलिटिकल साइंस में, एक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन और एक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। सवाल उठता है सर इनमें डिफरेंस क्या है। देखिए, नेशन का मतलब होता है भावना, समझिए। नेशन जो बनता है वो भावना से बनता है, नेशन जो बनता है वो फीलिंग से बनता है। नेशनलिज्म इज अ फीलिंग, नेशनलिज्म जो है वो एक फीलिंग है। जो नेशन बनता है वो फीलिंग से बनता है कि हां, जो मेरे साथ लोग रह रहे हैं वो मेरे ही लोग हैं, जो मेरे साथ लोग रह रहे हैं उनके साथ मैं कॉमन एस्पेक्ट शेयर करता हूं। मतलब कि नेशन तब बनता है जब साथ में रह रहे हो तो आपके बीच में कुछ कॉमन है। आपके बीच में जब कुछ कॉमन होगा तो तब आप
नेशन की रचना कर पाओगे। नेशन का मतलब होता है कि आप सिमिलर भाषा, सिमिलर खाना, सिमिलर रिलीजन, सिमिलर लैंग्वेज वाले लोग साथ में रह रहे हो, तो आप में एक यूनिटी की भावना है, उससे बनता है नेशन। नेशन जो है वो भावना है जो अंदर से आती है। नेशन को आप कागज पे नहीं बना सकते, नेशन हमेशा मन के अंदर बनता है। ऐसा कॉन्सेप्ट होता है नेशन का कि अंदर से निकल के आ रहा है कि ये जो सामने लोग खड़े हैं ये मेरे ही भाई बहन है, ये जो सामने लोग खड़े हैं ये मेरे ही हिंदुस्तान के लोग हैं, जो सामने लोग खड़े हैं ये मेरे ही लोग हैं, इनको कोई कुछ नहीं कहेगा। ये होता है नेशन। इसको आप किसी कागज पे, किसी आंसर में, किसी में लिख नहीं सकते। ये अंदर से भावना आती है कि साथ में जब क्रिकेट स्टेडियम में जब इंडिया फाइनल में पहुंचता है तो 10 लाख 20 लाख लोग एक साथ नेशनल एंथम गा रहे हैं, तो वो नेशनलिज्म होता है। आप उस फीलिंग को किसी पेपर, किसी आर्टिकल में, किसी सेक्शन में डिफाइन नहीं कर सकते। उसे कहते हैं नेशन, उसे कहते हैं नेशनलिज्म। ये हो गया एक कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है स्टेट का। स्टेट का मतलब होता है कागज के ऊपर बना हुआ नक्शा। स्टेट का मतलब होता है डिफाइंड स्टेट। स्टेट का मतलब होता है कि एक सरकार है, इंस्टीट्यूशंस हैं जो एक बाउंड्री के ऊपर रूल कर रहे हैं, जो एक बाउंड्री के ऊपर रूल कर रहे हैं। दे आर रूलिंग ओवर अ बाउंड्री। मतलब कि एक इंस्टीट्यूशन है, एक सरकार है, वो कुछ लोगों के ऊपर, एक बाउंड्री के ऊपर, एक टेरिटरी के ऊपर राज कर रही है। उसे कहते हैं स्टेट। स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो फीलिंग से नहीं आता। स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है फीलिंग से नहीं आता। स्टेट का कॉन्सेप्ट आता है सरकार से, इंस्टीट्यूशन से, और वो सरकार, वो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी जो लोगों के ऊपर राज कर रही है, जो लोगों के ऊपर जो है व्यवस्था बनाए हुए हैं, उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है स्टेट। तो यहां पे नेशन और स्टेट में हमारे को डिफरेंस समझ आता है। ठीक है, सवाल उठता है कि नेहरू और सावरकर की आइडियोलॉजी समझने के लिए यह जरूरी क्यों है। देखिए, सावरकर का यहां पे यह मानना था कि इंडिया जो है वो नेशन है हिंदूज का। नेशन कि जब सारे हिंदू साथ में खड़े होते हैं तो उनमें एक फीलिंग ऑफ वननेस आती है। और क्योंकि हिंदूज जो हैं वो इंडिया के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं, ओरिजिनली इंडिया में हिंदूज ही थे, ओरिजिनली इंडिया में हिंदूज ही साथ में रह रहे थे यूनाइटेड तरीके से, इसलिए जो हिंदूज हैं उनमें एक कॉमन भावना है एकता की, उनमें कॉमन भावना है अखंडता की, कि हमें कोई अलग नहीं कर सकता। इसलिए जितने भी हिंदू हैं वो सारे मिलके आपस में एक नेशन बना सकते हैं। नेशन मतलब कि हिंदूज इतने ज्यादा मेजॉरिटी में हैं पूरे सब कॉन्टिनेंट में कि वो साथ में मिलके एक नेशन की संरचना कर सकते हैं। साथ में मिलके वो जो है कॉमन फीलिंग ला सकते हैं कि हां हम एक हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि दूसरे रिलीजन यहां पर रह नहीं सकते। हिंदूज दूसरे धर्मों के साथ मिलके स्टेट की संरचना कर सकते हैं, लेकिन नेशन की नहीं कर सकते। उनका यह मानना था कि हिंदूज जो हैं वो पारसी, क्रिश्चियन, मुस्लिम्स और ज्यूज से काफी अलग हैं। और क्योंकि जब आप अलग होते हो इतने ज्यादा, तो आप उनके साथ यूनाइटेड महसूस नहीं कर सकते, और इसलिए आप उनके साथ एक सरकार के नीचे तो रह सकते हो, एक इंस्टीट्यूशन के नीचे तो रह सकते हो, आप उनके साथ मिलके इंडियन स्टेट तो क्रिएट कर सकते हो ऑन पेपर, लेकिन जो फीलिंग आएगी अंदर से यूनिटी की, वो हिंदू को हिंदू से ही आएगी। तो इसलिए जो हिंदूज हैं वो नेशन तो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन स्टेट जो है वो हिंदूज और दूसरे माइनॉरिटीज क्रिएट कर सकते हैं। यह था सावरकर का नेशन और स्टेट को लेके आइडियोलॉजी। वेयरएज अगर हम नेहरू और कांग्रेस की बात करते हैं तो यहां पे कांग्रेस और नेहरू का यह मानना था कि जो इंडियंस एक टेरिटरी के अंदर रह रहे हैं, बेसिकली उनका एक टेरिटोरियल नेशनलिज्म था। यह कीवर्ड आप मेंस में मेंशन कर सकते हो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो नेशनलिज्म था वो टेरिटोरियल नेशनलिज्म था। टेरिटोरियल नेशनलिज्म का मतलब यह होता है कि जितने भी हिंदुस्तान में लोग रह रहे हैं उन सब में एकता की भावना, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, जूस हो, पारसी हो, मुस्लिम हो, वो कुछ भी रिलीजन के हो, उनमें फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म आएगी, उनमें फीलिंग ऑफ वननेस आएगी, और वो सब मिलके जितने भी लोग एक टेरिटरी के अंदर रह रहे हैं, एक बाउंड्री के अंदर रह रहे हैं, वो सब मिलके एक नेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए सावरकर ने क्या बोला कि अलग अलग धर्म के लोग मिलके स्टेट तो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन नेशन क्रिएट नहीं कर सकते।
और कांग्रेस ने क्या बोला कि अलग अलग धर्म के लोग मिलके जो एक बाउंड्री के अंदर रह रहे हैं वो मिलके नेशन क्रिएट कर सकते हैं, कि मतलब उनमें भी फीलिंग आ सकती है वननेस की, यूनिटी की, एकता की, अखंडता की। जरूरी नहीं है कि धर्म सेम हो तभी आप में यूनिटी की भावना आएगी। कांग्रेस का ऐसा मानना था कि अगर आपका धर्म अलग भी है तो फर्क नहीं पड़ता, आप में तब भी एकता अखंडता की भावना आ सकती है। तो देखिए यहां पे सावरकर और कांग्रेस का कितना अलग ऑपोजिट थॉट प्रोसेस था। इस वजह से नेहरू और सावरकर के आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रहते थे, गांधी और सावरकर के आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रहते थे, और ये जो पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस है ये इन दोनों को अलग करता था। इसके अलावा अगर हम सावरकर की बात करते हैं तो ये एक यूटिलिटेरियनिज्म के कॉन्सेप्ट में काफी ज्यादा बिलीव करते थे, इन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। अब देखिए यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों का बेनिफिट होना चाहिए, उसे हम कहते हैं यूटिलिटेरियनिज्म। सावरकर का यह मानना था कि यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब है ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला होना चाहिए। और अगर हम इस थॉट प्रोसेस को लेकर चलते हैं, उनका यह मानना था कि अगर आप सेल्फिश मोटिव से किसी एक का भला कर रहे हो तो वो नहीं होना चाहिए। किसी सेल्फिश मोटिव से आप किसी एक व्यक्ति को ऊपर पहुंचा रहे हो, उसे आगे पुश कर रहे हो, उसे ऊपर लेके जा रहे हो, तो वो नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल गलत थॉट प्रोसेस है। हमारे को कलेक्टिव सबका साथ में जो है वेलफेयर करना है, उनको ऊपर ले जाना है, ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ पीपल। महात्मा गांधी भी तो यही कहते थे कि हिंदुस्तान अपने गांव में बसता है और गांव के हर एक व्यक्ति का विकास होना चाहिए, तभी हिंदुस्तान जो है वो विकास की तरफ आगे बढ़ेगा। कहने का मतलब है कि यहां पे दोनों में एक मिलता जुलता थॉट प्रोसेस था। देखिए हर चीज आपकी 360 डिग्री अपोजिट नहीं हो सकती, कुछ आपकी सेम भी हो सकती हैं बातें, जैसा कि हम यहां पे देखने की कोशिश कर रहे हैं कि सावरकर ने यूटिलिटेरियनिज्म के प्रिंसिपल में बोला कि मैं ये चाहता हूं कि भारत का जो समाज है वो नई नई ऊंचाइयों पे पहुंचे। कैसे? सबके साथ के साथ, सबके विकास के साथ, ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। यूटिलिटेरियनिज्म, ये थॉट प्रोसेस आप मेंशन कर सकते हैं कि सावरकर की जो राजनीति थी वो यूटिलिटेरियनिज्म के प्रिंसिपल पर बेस्ड थी। इसके अलावा सावरकर का जो थॉट प्रोसेस था वो रैशनलिज्म पे काफी ज्यादा बेस्ड था, कि उनका यह मानना था कि सुपरस्टिशन में कोई बिलीव नहीं करेगा। अगर आपके पास एक पर्टिकुलर चीज के फैक्ट्स हैं, रैशनैलिटी है, अगर आप उस चीज को साइंटिफिकली प्रूफ कर सकते हो तो ही आपको उस बात में मानना है, वरना नहीं मानना। जो कि काफी अच्छा थॉट प्रोसेस है, कि हमारे भारत का संविधान भी यही कहता है फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर कि हमारे को साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना चाहिए। हमारा संविधान भी यही बात बोलता है। और सावरकर ने यहाँ पे रैशनलिज्म के थॉट के अंदर भी यही बात बोली थी कि हमारे को एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढना चाहिए हर चीज का, और उसे साइंस से लिंक करना चाहिए। वी नीड टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्परामेंट। रैशनलिज्म। तीसरा है ह्यूमनिज्म। उनका यह मानना था कि आप एक ह्यूमैनिटेरियन सोसाइटी तभी क्रिएट कर सकते हो जब वहां पे इक्वालिटी और लिबर्टी हो। हमारा प्रियम्बल भी ये कहता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। कहने का मतलब यह है कि सावरकर ने बोला कि मेरी जो आजादी की लड़ाई है, मेरी जो फ्रीडम स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस है, वो पूरा का पूरा जो स्ट्रगल है वो इन दो पिलर्स पे बेस्ड है, कि मेरे को ह्यूमनिज्म चाहिए इंडिया में, मेरे को इक्वालिटी और लिबर्टी चाहिए, और इसीलिए मैं अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लड़ रहा हूं। ह्यूमनिज्म के अंडर मैं अपने नेशनल मूवमेंट को आगे ले जाऊंगा, क्योंकि मेरे को इक्वालिटी और लिबर्टी चाहिए, सबकी बराबरी और आजादी चाहिए। उन्होंने बोला कि हमारे को किसी एक की आजादी से ज्यादा, किसी एक की फ्रीडम से ज्यादा, किसी एक व्यक्ति की लिबर्टी से ज्यादा पूरे ग्रुप की, पूरे सोसाइटी की, पूरी कम्युनिटी की इक्वालिटी और लिबर्टी की बात करनी चाहिए। हमारे को किसी एक व्यक्ति के इक्वालिटी लिबर्टी की बात नहीं करनी, किसी एक व्यक्ति की आजादी की बात नहीं करनी, बल्कि हमारे को कलेक्टिव अप्रोच के अंदर चलना है। मतलब कि आप लिंक करो कि उन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म को और ह्यूमनिज्म को यहां पे लिंक करा। यूटिलिटेरियनिज्म क्या था? ज्यादा से ज्यादा। ह्यूमनिज्म क्या है? इक्वालिटी और लिबर्टी। दोनों को लिंक कर दो। उन्होंने दोनों को लिंक करा और बोला कि मेरी जो आजादी की लड़ाई है वो इस तथ्य पे बेस्ड है, वो इस फैक्ट के ऊपर बेस्ड है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को ह्यूमनिज्म दिलवाना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लिबर्टी और इक्वालिटी दिलवाना चाहता हूं। मतलब कि आई बिलीव इन कलेक्टिव लिबर्टी एंड कलेक्टिव इक्वालिटी। ऐसा नहीं कि दो लोगों को बराबर कर दिया, बाकी सब अनइक्वल रहे, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ऑल्सो सावरकर का जो थॉट था यहां पे वो बेस्ड था प्रैग्मेटिज्म के ऊपर,
कि प्रैक्टिकल रहो। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमने जो रैशनलिज्म देखा और वहां पे साइंटिफिक टेम्परामेंट देखा, ये उसी से मिलता जुलता है। एक थॉट और जो बहुत इंपॉर्टेंट थॉट है, उन्होंने बोला कि ये जो आप आइडियलिज्म की बात करते हो हर जगह पे कि हम ऐसा समाज बना देंगे जहां पे सब कुछ परफेक्ट होगा, हम एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट कर देंगे जहां पे सब कुछ नंबर 1 होगा, सब कुछ बेस्ट होगा, कहते हैं पॉसिबल नहीं है। सपने संजोना अच्छी बात है, लेकिन सपने कभी पूरे नहीं होते। ऐसा मतलब रियलिज्म थॉट के अंदर उनका मानना था कि रियलिस्ट थॉट क्या होता है। उन्होंने कहा आपने एक इंस्टीट्यूशन बना दिया, मान लो पार्लियामेंट बना दिया, मान लो जुडिशरी बना दिया, मान लो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, कुछ भी बना दिया। उन्होंने कहा कि एक समाज में आप कभी भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, सरकार या कोई भी ऐसा एक जो है पिलर क्रिएट नहीं कर पाओगे जो सब लोगों को खुश रख पाए। कि मतलब आज सपोज आप सुप्रीम कोर्ट बना रहे हो, जुडिशरी बना रहे हो, वो 100 लोगों को खुश कर देगी, लेकिन 10 लोग ऐसे होंगे जो नाखुश होंगे। आप पार्लियामेंट बना रहे हो, वहां पे चर्चा विमर्श हो रहा है, आप वहां पे कोई कानून पास कर दो, 1000 लोग खुश होंगे, लेकिन 20 लोग ऐसे होंगे जो उससे खुश नहीं है। उनका कहने का मतलब है कि आपको रियलिस्टिकली सोचना होगा कि आप कभी भी सबको एक साथ खुश नहीं कर सकते। जो आप कहते हो कि हम सबको एक साथ खुश कर देंगे और हम आइडियल वर्ल्ड में जी रहे हैं, आइडियल वर्ल्ड जैसी कोई दुनिया नहीं होती है। हमारे को रियलिस्टिकली चीजों को देखना होगा, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, मैकेनिज्म जो है वो सब लोगों को एक साथ खुश नहीं कर सकता। और इसलिए उन्होंने ये बोला कि ह्यूमन कंडक्ट जो है वो सर्कमस्टांसेस के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। मतलब कि जो लोग काम कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस में, जो लोग काम कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, अलग अलग जगहों पे, विजिलेंस में, पुलिस में, उनको अपना जो कंडक्ट है वो सिचुएशन के हिसाब से रखना चाहिए। उन्होंने एक बात और बोली कि अपनी जो डिफेंस फोर्सेस हैं, अपनी जो आर्मी वगैरह है, उन्होंने बोला क्या माइट इज राइट। माइट इज राइट का मतलब यह होता है कि अगर आप में शक्ति है तो आपको सब सही मानेंगे, और अगर आप कमजोर हो तो आपकी बात कोई नहीं सुनने वाला। इसलिए उन्होंने बोला कि हमारी स्टेट को अपनी फिजिकल फोर्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, हमारे को अपनी फिजिकल फोर्स जो है वो डेवलप करनी चाहिए, अपना आर्म्स मॉडर्नाइजेशन और अपनी जो सिक्योरिटी है उसको मजबूत करना चाहिए। क्यों? बिकॉज माइट इज राइट। तो ये था पूरा का पूरा सावरकर का पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और क्यों उनका नेहरू गांधी के साथ मतभेद था, और ये पूरा का पूरा मसला क्या है। रुकेंगे आज की वीडियो में, यहीं मिलेंगे जल्दी अगले वीडियो में। लेट्स क्रैक इट।